तो कल हम लोगों ने ये टीएस डायग्राम ड्रॉ किया था। इस टीएस डायग्राम में 1 से 2 तक जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस व्हेन द एयर इज इंडक्टेड इनसाइड द इंजन। तो ड्यूरिंग रैमिंग दिस process 1 to 2 is the process during ramming. Now 2 to 3 is the process of compression which is taking place in this main compressor. So this main compressor में जो process हो रहा है वो भी isentropic है. Now after compression the air get expand air comes out from the when this air comes out from the compressor, it is fed to this cooling chamber and sensible cooling of the air takes place. So this sensible cooling process is shown during point 3 to 4. So this 3 to 4 is a constant pressure sensible cooling process. Again the process 4 to 5 is the process where this air or refrigerant air gets expanded in this expander turbine. And the last process 5 to 6 is the process when this air is fed to the aircraft cabin, where this air is used to cause the sensible cooling again. तो इस तरह से ये प्रोसेस हो रहे हैं। तो इन सारे प्रोसेसेस को यूज करते हुए हमने इसकी सीओपी डिराइव करने के लिए शुरू किया था। तो सीओपी के लिए हम लोगों ने प्रोसेस टू प्रोसेस चलना डिसाइड किया था। तो इन द वेरी फर्स्ट प्रोसेस हम लोगों ने रिलेशन लिखा था प्रोसेस 1 से 2 तक के लिए। हम लोगों ने, चूंकि ये सारा प्रोसेस जो है वो एक फ्लो प्रोसेस है, स्टेडी फ्लो प्रोसेस है, सो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग ऑल द प्रोसेसेस। सो स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2 एंड राइटिंग एनर्जी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, हम इसको लिख सकते हैं डेल क्यू। ऑल्दो यहाँ पे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि हम कल कर चुके थे। तो डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू प्लस कल हम लोगों ने देखा था क्या, डेल क्यू इक्वल्स टू del W plus change in kinetic energy plus change in potential energy plus change in enthalpy. So during process 1 to 2 no work output or input is taking place, and similarly there is no heat transfer involved. So del Q as well as del W both are 0. The only parameter that is to be considered during this process 1 to 2 is kinetic energy change and the enthalpy change. So kinetic energy change is C2 square minus C1 square divided by 2000, and since the value of C2 is very small as compared to C1, so we are ignoring the C2. तो C2 को इग्नोर करने के बाद हमारे पास बचा था सिर्फ C1, और ये C1 को हम मैंने लिख दिया है C, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो बार बार 1 2 सफिक्स का। तो आई एम राइटिंग इट एज जस्ट C. तो C इज द वेलोसिटी ऑफ इंडक्टिंग एयर, और एंथैल्पी चेंज जो होता है वो होता है mCp डेल्टा टी। तो mCp डेल्टा टी का Cp जो है वो इधर डिनोमिनेटर में आ गया, और इसको मैंने T2 इक्वल्स टू T1 प्लस इसके फॉर्म में, इन टर्म्स के फॉर्म में लिखा है। यहाँ से मैंने मास को एलिमिनेट कर दिया, m इज द मास ऑफ एयर। तो मास को मैंने एलिमिनेट कर दिया है ताकि हम इसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाएं, स्पेसिफिक एंथैल्पी के टर्म्स में। तो इसलिए मास को हमने यूनिट मास कंसीडर करते हुए एलिमिनेट कर दिया है। नाउ इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दिस सेम इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय T1 ऑन द बोथ साइड। तो T2 डिवाइड बाय T1 हियर, T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाय T1 प्लस C स्क्वायर डिवाइड बाय 2000 Cp जो था वहां पे फिर से हम इसको T1 से, तो तीनों साइड मतलब तीनों ही उसमें हम डिनोमिनेटर में T1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब T1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो दिस T1 विल गेट कैंसिल एंड इट विल बी 1। तो T2 बाई T1 का रेशियो हमें मिल जाएगा। तो द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर T2 बाई T1 वी ऑब्टेन्ड एज 1 plus C square divided by 2000 Cp into T1. Now we know that Cp minus Cv, this Cp minus Cv is equal to gamma, and Cp upon Cv, there is a mistake in writing this equation. Anyway, you know this equation. Cp minus Cv equals to, what is Cp minus Cv? Anybody if you know? Yes. It is actually R, है ना? So there is a slight mistake in this. You should
corrected. So Cp minus Cv equals to R, we know this, and the ratio Cp to Cv is gamma. So here this R should be gamma and this gamma should be R. तो इन दोनों रिलेशन को यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी ऑब्टेन Cp इक्वल्स टू गामा R अपॉन गामा माइनस 1. तो ये आप लोग कई बार कर चुके होंगे पिछले क्लासेस में थर्मोडायनेमिक्स में, वेयर वी ऑब्टेन्ड अ रिलेशन बिटवीन Cp, गामा एंड R. तो द रिलेशन इज Cp इक्वल्स टू गामा R अपॉन गामा माइनस 1. नाउ नेक्स्ट, if we replace this equation, इस इक्वेशन में हम Cp की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें जो मिलेगा वो है T2 by T1 का रेशियो इक्वल्स टू 1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन, ये Cp की जगह पे मैंने गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू आर रिप्लेस कर दिया, तो ये हमने रिप्लेस कर दिया, तो हमें ये टर्म्स मिल गया. अब मैक नंबर हम जानते हैं, मैक नंबर m स्क्वायर इक्वल्स टू होता है सी स्क्वायर अपॉन गामा आर T1, या m इक्वल्स टू सी अपॉन स्क्वायर रूट में गामा आर टी. ये फॉर्मूला आपने मैक नंबर का कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो में पढ़ा होगा. अगर ये फॉर्मूला आप भूल भी चुके हो तो आप इसको याद कर लो. ये होता है m इक्वल्स टू सी अपॉन स्क्वायर रूट में गामा आर टी. तो इस इक्वेशन को फिर से हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, है ना. मैं एक मिनट मीटिंग अनलॉक कर देता हूँ, शायद अगर कोई आना चाहे तो अनलॉक का. तो T2 अपॉन T1 का रेशियो इस तरह से हमें मिलेगा 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन 2000 इंटू एम स्क्वायर. तो ये मैक नंबर के टर्म्स में हमें T2 और T1 का रेशियो मिल गया. अब ये T2 और T1 का रेशियो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी रेशियो से हम COP निकालने की कोशिश करेंगे. तो जहां पे T1 जो है वो इंडक्टेंस टेम्परेचर है, जो इंडक्टिंग एयर का टेम्परेचर है, और T2 हमें पता है रैमिंग के बाद, रैमिंग एक्शन के बाद का टेम्परेचर है. तो अगर आपको TS डायग्राम दिमाग में विजुअलाइज हो तो ये 1 से 2 वाला प्रोसेस मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसको हम आइसेंट्रोपिक भी कहते हैं. तो ड्यूरिंग दिस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हम इक्वेशन में लिख सकते हैं P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा. यहाँ गामा ये जो लिखा है दिस इज एक्चुअली ये टू द पावर ना. तो P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा. और चूंकि हम डील कर रहे हैं एयर के साथ विच कैन बी कंसिडर्ड एज परफेक्ट गैस, तो वी कैन राइट इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन एज P1 V1 इक्वल्स टू mRT1 एंड P2 V2 इक्वल्स टू mRT2. सो व्हेन we divide this P1 V1 equals to mRT1 by P2 V2 equals to mRT2, ये m कैंसिल हो जाएगा, r भी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा P1 by P2 इंटू V1 by V2 का रेशियो T1 by T2 के टर्म्स में. और इस वाले इक्वेशन से, यहाँ पे जो इक्वेशन है, यहाँ वाले इक्वेशन से हम V1 by V2 का रेशियो निकाल सकते हैं. तो V1 by V2 you can calculate from this equation in terms of P1, P2 and gamma. तो यहां से जो V1 by V2 का रेशियो आएगा उस रेशियो को हम इस जगह पे रिप्लेस कर देंगे. तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक रिलेशन मिल जाएगा प्रेशर रेशियो का और टेम्परेचर का. तो वो रिलेशन आता है अपॉन सिंप्लीफिकेशन, ये रिलेशन आता है P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन gamma upon gamma minus 1. Let us consider this as our equation number 1. तो यहाँ से हमें equation 1 मिल गया. Next हम दूसरे प्रोसेस में चलेंगे. Now the second process is process 2 to 3. Again this process is reversible adiabatic और isentropic process. फिर से हम इस पे steady flow energy equation लगाएंगे. तो जब हम इस पे steady flow energy equation लगाएंगे तो dq equals to dw plus change in kinetic energy plus change in potential energy प्लस चेंज इन एंथैल्पी. ये हमारा बेसिक स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है. तो अब जब हम इसको 2 से 3 प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, now you should remember where this 2 to 3 process is taking place. So this 2 to 3 process is taking place in this compressor. इस कंप्रेसर में प्रोसेस 2 से 3 हो रहा है. तो बेसिकली 2-3 प्रोसेस इज अ कंप्रेशन प्रोसेस. तो जब कंप्रेसर में ये प्रोसेस हो रहा है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कंप्रेसर requires some amount of work input to compress, है ना. तो जब भी कंप्रेसर चलता है तो वो कुछ ना कुछ वर्क इनपुट उसको चाहिए होता है. तो इसलिए जब हम 2 से 3 के लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे
तो हम ये DW वाले टर्म्स को इग्नोर नहीं करेंगे. वी हैव टू कंसिडर दिस, क्योंकि कंप्रेसर इज अ वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस. बिना वर्क एब्जॉर्ब के कंप्रेसर नहीं चलता है, नहीं चल सकता है. तो DW टर्म विल बी देयर इन दिस इक्वेशन व्हेन वी अप्लाई दिस इक्वेशन फॉर कंप्रेसर और 2 to 3. नाउ ऑब्वियसली दिस DQ विल गेट एलिमिनेटेड, है ना. DQ नहीं आएगा क्योंकि कंप्रेसर जो है उसको हम मान के चल रहे हैं कि वो एडियाबेटिकली काम कर रहा है, क्योंकि परफेक्ट तरह से अगर उसको कंप्रेस करना है तो इट इज कंसिडर्ड दैट कि वो एडियाबेटिकली काम कर रहा है. तो दिस DQ टर्म विल गेट एलिमिनेटेड और काइनेटिक एनर्जी चेंज भी एलिमिनेट हो जाएगा. क्यों एलिमिनेट हो जाएगा? क्योंकि कंप्रेसर में बेसिकली वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है फ्लूइड के, है ना. कंप्रेसर में उतना सिग्निफिकेंट चेंज, ऑब्वियसली चेंज तो आता है, बट द चेंज इज नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट कि उसको हम कंसिडर करें. सो वी कैन सेफली इग्नोर दिस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टर्म ऑल्सो व्हेन वी अप्लाई दिस इक्वेशन फॉर कंप्रेसर. सिमिलर इज द केस विथ पोटेंशियल एनर्जी. चूंकि ये कंप्रेसर जो है वो एक वर्टिकल कंप्रेसर की तरह उसको हम ट्रीट कर रहे हैं. मान लो वो इंक्लाइंड भी हुआ तो द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ इनलेट टू आउटलेट इज नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट. सो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इग्नोरेबल. तो इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं. तो लेकिन DH विल बी देयर, तो DW रहेगा और DH रहेगा. सो अपॉन सिंप्लीफिकेशन, शायद आपको यहाँ विजुअलाइज नहीं हो रहा हो, मैं आपको बता देता हूँ. दिस इज DW, ऑब्वियसली दिस इज D क्रॉस. तो D क्रॉस W इक्वल्स टू DH. दिस D क्रॉस W इक्वल्स टू DH. अगर आप गौर से देखोगे तो ये एक्चुअल में होना चाहिए माइनस DH, है ना, क्योंकि DW और DH दोनों इक्वेशन के इक्वल टू के एक ही साइड पे हैं. तो दिस शुड बी एक्चुअली माइनस DH या माइनस DW. तो वॉट एवर, हम अभी मैग्नीट्यूड से, वी आर कंसर्न विथ मैग्नीट्यूड ओनली, तो इसको हम मान लेंगे कि ये DW इक्वल्स टू DH ही है. अब DH मतलब चेंज इन एंथैल्पी. चेंज इन एंथैल्पी का मतलब क्या है? चेंज इन एंथैल्पी का मतलब होता है mCp डेल्टा T. वट एवर बी द प्रोसेस, मतलब आप ऐसा नहीं सोचना कि प्रोसेस 2 से 3 जो है वो कंप्रेशन का प्रोसेस है, प्रेशर बढ़ रहा है तो हम एंथैल्पी के लिए mCp डेल्टा T कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं सोचना. क्योंकि चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, एंथैल्पी इज अ प्रॉपर्टी. एंथैल्पी एक प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी. दैट इज द प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस. तो वट एवर may be the process, this formula for DH will remain same and it will be mCp delta T. So since we are applying this between point 2 to 3, तो इसको हम बोलेंगे 2 से 3, W2 से 3 which is a compressor work. ये दिखेगा कैसे? Let me do something. हाँ, देखिए. तो ये कंप्रेसर वर्क इक्वल्स टू mCp T3 minus T2. Now here we are considering as T3 minus T2. तो you should note here कि the value of T3 is more as compared to value of T2. T3 की वैल्यू T2 से ज्यादा है. तो चूंकि T3 की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ये जो पूरा टर्म आएगा, ये जो पूरी वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू विल हैव अ पॉजिटिव वैल्यू. मतलब दिस टर्म विल हैव अ पॉजिटिव वैल्यू, है ना, क्योंकि हम बड़े टेम्परेचर में से छोटे टेम्परेचर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. जबकि होना ये चाहिए कि कंप्रेसर का वर्क नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव इसलिए आ रहा है बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्रेसर वर्क, है ना. अगर इफ यू कंसिडर द साइन, तो उस केस में दिस शुड बी mCp T2 minus T3, है ना, क्योंकि यहाँ माइनस DH था, तो ये T2 minus T3 होना चाहिए था. पर एक्चुअल में वी आर इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, तो इसलिए हमने बड़े में से छोटे टेम्परेचर को सब्सट्रैक्ट किया है. तो इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी. तो जहां पे भी इक्वेशन यूज होगा, हम हर जगह पे मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करते हुए चलेंगे अभी. तो हर जगह पे आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोसेस का फ्लो चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, आप बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करोगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ पॉजिटिव वैल्यू. तो इस तरह से W कंप्रेसर आ गया mCp T3 minus T2. अब हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं जो है 3 से 4. और हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? सर मैं भूपेंद्र बोल रहा हूँ. ये प्रोसेस 2 to 3 में ये DQ का वैल्यू कैसे निकलेगी, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे?
की वैल्यू। भूपेंद्र, आप अगर सेकेंड सेमेस्टर में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़े होगे तो वहाँ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए हम अप्लाई करते थे। टरबाइन के लिए, बॉयलर के लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, ब्लोअर के लिए। याद है? याद है या नहीं? यस सर, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में, एफएमई में। तो उसी जगह पे हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करते थे कंप्रेसर के लिए। ठीक है, तो जब हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कंप्रेसर के लिए अप्लाई करते थे तो इस इक्वेशन में से कुछ कुछ चीजें जो उतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कंप्रेसर के केस में हीट इंटरैक्शन नेग्लेक्ट किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज भी नेग्लिजिबल रहता है और पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी नेग्लिजिबल रहता है। ये कंप्रेसर के केस में बाय डिफॉल्ट होता है। और अगर इसका आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही चाहते हो तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि कंप्रेसर जो है वो बिना वर्क इनपुट के काम नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या कंप्रेसर बिना वर्क इनपुट के काम? कंप्रेसर बिना वर्क इनपुट के काम कर सकता है क्या? भूपेंद्र, आपसे पूछ रहा हूं। नहीं कर सकता है ना, कंप्रेसर के लिए वर्क इनपुट जरूरी है। तो इस पूरे इक्वेशन में से हम dW को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो ये तो रहेगा ही, dW वहां पे रहना ही है। फिर आता है DH। इस पूरे का प्रोसेस में, कंप्रेशन वाले प्रोसेस में हम DH को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि DH जो है, दिस DH इज द समेशन ऑफ टू वैल्यूज। अगर आपको याद होगा तो DH इक्वल्स टू होता था क्या? DU प्लस या U प्लस PV। याद है? याद है क्या ये? DH इक्वल्स टू DU प्लस PV। याद है? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जहां पे PV होता था फ्लो वर्क, PV होता था फ्लो वर्क, है ना, और U होता था इंटरनल मॉलिक्यूलर एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के तीन पार्ट होते थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल मॉलिक्यूलर एनर्जी, और PV होता था फ्लो वर्क। तो एंथैल्पी में जो चेंज है वो इंटरनल मॉलिक्यूलर एनर्जी मतलब U और फ्लो वर्क का सम के बराबर होता है। तो किसी भी प्रोसेस में अगर एयर है तो उसमें इंटरनल मॉलिक्यूलर एनर्जी में चेंज जो है वो होगा ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कंटिन्यूअसली बदलती रहती है, और स्पेशली जब आप उसको प्रेशराइज करोगे तब उसकी मॉलिक्यूलर एनर्जी तो और ज्यादा चेंज होगा। तो दिस DU कैन नॉट बी जीरो अगर एयर को हम कंप्रेसर में कंप्रेस कर रहे हैं। सिमिलरली चूंकि हम कंप्रेसर में कंप्रेस कर रहे हैं तो उसका प्रेशर भी बदलेगा और वॉल्यूम भी बदलेगा, है ना। एयर को अगर आप कंप्रेस करोगे तो उसका प्रेशर भी बदलेगा, वॉल्यूम भी बदलेगा। तो इसलिए प्रेशर भी बदल रहा है, वॉल्यूम भी बदल रहा है, और इंटरनल मॉलिक्यूलर एनर्जी में भी चेंज आ रहा है। तो ये टोटल एंथैल्पी में जो चेंज है वो इंटरनल मॉलिक्यूलर एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट के चेंज के सम के चेंज के बराबर होता है। तो ये तीनों चीजें बदल रही हैं, तो DH भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में DW भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता और DH भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे। अब बाकी की जो तीन चीजें हैं इनको हम सेफली इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि एक एक करके देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है एनर्जी बिकॉज ऑफ हाइट। तो अगर यहां से मान लो इनलेट है, यहां पे आउटलेट है, और ये आपका ग्राउंड है, डेटम जिसको हम कहते हैं, यहाँ की हाइट भी लगभग उतनी ही है, यहाँ की हाइट भी लगभग उतनी ही है, ये Z2 है, ये Z1 है, तो डिफरेंस इन हाइट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो सकता है। तो कंप्रेसर के केस में आप मान लो अगर कंप्रेसर आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा है, सपोज ये आपका कंप्रेसर है ना, मान लो कंप्रेसर आपका हॉरिजॉन्टल रखा है, यहां से हवा अंदर आ रही है और यहां से हवा बाहर चली जा रही है। तो जहां पे अंदर आ रही है और जहां से बाहर जा रही है, उन दोनों की जगह का अगर आप एलिवेशन देखोगे तो एलिवेशन इज ऑलमोस्ट सेम, Z2 और Z1। तो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है? mgZ2 माइनस Z1। तो अगर Z2 और Z1 दोनों बराबर है तो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म भी जीरो है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि अगर ये कंप्रेसर जो है उसको हम हॉरिजॉन्टल नहीं माने, उसको इंक्लाइंड मान ले, तो क्या होगा? अगर आप कंप्रेसर को इंक्लाइंड भी मानते हो, सपोज यहां से एयर अंदर जा रहा है
और यहाँ से एयर बाहर आ रहा है, कंप्रेसर इंक्लाइंड है, उस केस में भी Z2 और Z1 में अंतर तो है, लेकिन वो अंतर जो है वो कुछ सेंटीमीटर्स का ही होगा, क्योंकि कंप्रेसर का साइज उतना ज्यादा बड़ा नहीं रहता, या बहुत होगा तो कुछ 1-2 मीटर का अंतर होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो जहां पे हम कई किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं, है ना, वहां पे 1-2 मीटर ज्यादा मायने नहीं रखता, 1-2 मीटर का अंतर, वो डिफरेंस आएगा तो 0.0001-2 ऐसा कुछ आएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी टर्म भी उतना सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको भी हम जीरो मान सकते हैं और इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब बचा dq। तो कंप्रेसर को हम ऐसा मान के चलते हैं आइडियली, दिस इज जस्ट एन आइडियलाइजेशन, कि कंप्रेसर जो है वो एक परफेक्टली एडियाबैटिक डिवाइस की तरह बिहेव करता है, हम उसको ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि अगर कंप्रेसर में से हीट का लॉस हो रहा है, जो कि होता है, तो इसका मतलब है कि कंप्रेसर परफेक्ट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कंप्रेसर चलाने से जो हीट डेसिपेट हो रहा है सराउंडिंग में, वो वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है, और जितना ज्यादा वर्क हीट में कन्वर्ट होगा उतना कम इफेक्टिवली वो कंप्रेस कर पाएगा। तो कंप्रेसर के केस में हम एक एडिशनल एजम्पशन या आइडियलाइजेशन लेके चलते हैं कि वो एडियाबैटिक डिवाइस की तरह काम करता है, और एडियाबैटिक डिवाइस कहने का मतलब है कि dq 0 होगा। मतलब हम ये चाहेंगे कि जब हम कंप्रेसर को चलाएं तो कंप्रेसर के चलने से कंप्रेसर गर्म ना हो, अगर सिंपलेस्ट वर्ड में मैं बोलूं तो कंप्रेसर हीट अप ना हो, ये हम चाहेंगे, ये आइडियल सिचुएशन है, और हम ये आइडियल सिचुएशन कंप्रेसर के केस में कंसिडर करते हुए dq को 0 मान दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आया भूपेंद्र? यस सर, यस। तो ये हो गया। तो कहां पे थे हम लोग? मैं बात कर रहा था प्रोसेस 3 से 4, है ना। तो 3 से 4 जो है वो फिर से कूलिंग प्रोसेस है, ये कूलिंग कूलिंग प्रोसेस है, जहां पे एयर कूल हो रहा है, रेफ्रिजरेंट एयर कहां पे कूल हो रहा है? कूलिंग चैम्बर में। अब ये 3 से 4 वाला प्रोसेस के लिए भी अगर हम सेम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएं, तो जब हवा कूलिंग चैम्बर में ठंडा हो रहा है, तो ठंडा होने के लिए उसको हम कोई भी वर्क इनपुट नहीं दे रहे हैं हवा को, और ना ही उससे कोई हम वो ले रहे हैं, मतलब उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जब हवा ठंडी हो रही है, इसका मतलब है कि वो हीट लॉस होगा, उसमें से सम अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम दैट एयर, तभी जाके वो हवा ठंडी हो सकती है। तो हीट रिजेक्शन को शो करने के लिए इसी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में इस बार dq वाला टर्म 0 नहीं होगा, ये आएगा, और बल्कि dw वाला टर्म 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज 0 हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज 0 हो जाएगा। तो इन सबको 0 करने के बाद dq जो इक्वेशन हमारे पास बचेगा वो होगा dq इक्वल्स टू mCp T3 माइनस T4। ये mCp T3 माइनस T4 क्या है? ये है चेंज इन एंथैल्पी dH। ठीक है, तो चेंज इन एंथैल्पी dH है। काइनेटिक एनर्जी को हमने 0 कर लिया इस केस में भी, और पोटेंशियल एनर्जी को भी 0 कर लिया है। dq को हम 0 नहीं कर सकते क्योंकि ठंडा हो रहा है, तो जब कोई चीज ठंडी होगी तो ठंडी तभी हो सकती है जब वो हीट रिजेक्ट कर रही हो, और इसलिए dq को मतलब q 3 से 4 को मैंने यहाँ q रिजेक्शन लिख रखा है। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया q रिजेक्शन का, mCp T3 माइनस T4। फिर से हम T3 माइनस T4 कर रहे हैं, करना चाहिए हमें T4 माइनस T3, लेकिन हम T3 माइनस T4 कर रहे हैं। क्यों? इस चीज को बता देता हूं, क्योंकि फिर से हम चाहते हैं कि हीट रिजेक्शन का मैग्नीट्यूड सिर्फ हमारे पास रहे, उसके साइन को अभी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। साइन को क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम साइन को बाद में जाके कंसिडर करेंगे, अभी भी हम कंसिडर कर लें और बाद में भी कंसिडर कर लें तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो दैट इज वाई आई हैव सिलेक्टेड दिस पैटर्न वेयर आई विल इग्नोर द साइन कन्वेंशन एट दिस मोमेंट, और मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करूंगा। तो Q3 से 4 सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर किया गया है, और इसलिए बड़े वाले टेम्परेचर में से T3 की वैल्यू ज्यादा है, में से छोटे वाले को माइनस किया गया है। अदरवाइज अगर मैं साइन कन्वेंशन भी कंसिडर करता तो ये जो DH है इसका मतलब है फाइनल एंथैल्पी चेंज माइनस इनिशियल एंथैल्पी चेंज। DH मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन एंथैल्पी कब होता है? फाइनल में से हम इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3 ड्यूरिंग प्रोसेस 3 to 4 फाइनल पॉइंट इज 4 एंड द इनिशियल पॉइंट इज 3।
तो अगर हम ऐसे साइन के हिसाब से देखते तो यहाँ पे ये होना चाहिए T4 माइनस T3, और उस केस में हम छोटे वैल्यू में से बड़े वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहे होते और ये आता निगेटिव, जो आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा, जब भी हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाती है तो उसकी वैल्यू निगेटिव होती है। तो यहाँ पे हीट का रिजेक्शन हो रहा है, मतलब हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है, इसका मतलब है हीट रिजेक्शन, इसलिए इसको निगेटिव आना चाहिए। पर इसको हम पॉजिटिव बना रहे हैं, इसको मैग्नीट्यूड मान के। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इसी तरह से हम प्रोसेस 4 से 5 में चलेंगे। प्रोसेस 4 से 5 जो प्रोसेस है दैट इज टेकिंग प्लेस हियर, ये प्रोसेस 4 से 5 यहां हो रहा है, और ये क्या है? ये है आपका एक्सपेंडर, है ना, एक्सपेंडर टरबाइन। तो टरबाइन वाला प्रोसेस है जहां पे एक्सपेंड हो रहा है। तो हम जानते हैं कि जब किसी चीज को हम कंप्रेस करते हैं तो वी नीड टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ वर्क, लेकिन जब कोई फ्लूइड एक्सपेंड होता है, कि जैसा कि टरबाइन में, तो इट प्रोड्यूसेस सम अमाउंट ऑफ वर्क। तो टरबाइन इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, जो वर्क प्रोड्यूस करता है। तो जब हम 4 से 5 के बीच में ये प्रोसेस लगाएंगे, 4 to 5, तो इट विल प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ वर्क। और ये प्रोसेस के लिए जब हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे इक्वेशन में से हम वर्क वाले टर्म को जीरो नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि टरबाइन में वर्क का प्रोडक्शन हो रहा है। वर्क का प्रोडक्शन हो रहा है मतलब चेंज इन वर्क इज देयर, जिसको हम एक्सपेंशन वर्क बोल रहे हैं। तो W एक्सपेंशन विल बी इक्वल टू mCp T4 माइनस T5। अब ये क्यों आया? फिर से वही चीज है, टरबाइन के केस में भी ठीक कंप्रेसर की तरह हमने मान लिया कि वो एक एडियाबैटिक डिवाइस था, परफेक्टली इंसुलेटेड डिवाइस था। एडियाबैटिक मतलब परफेक्टली इंसुलेटेड डिवाइस था, तो इसलिए D³ को हमने जीरो मान लिया। टरबाइन के केस में भी काइनेटिक एनर्जी चेंज भी हमने जीरो मान लिया। ऑल्दो जब टरबाइन से होके फ्लूइड बाहर आएगा एयर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, लेकिन हम मान लेते कि वो चेंज उतना ज्यादा मायने नहीं रखता, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी टर्म को भी हम जीरो मान लेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी में भी जीरो हो जाएगा चेंज। तो इसलिए इक्वेशन बचेगा W इक्वल्स टू mCp T4 माइनस T5। तो ये प्रोसेस 4 से 5 के लिए होगा। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज दिस 5 to 6 प्रोसेस 5 to 6। नाउ ये 5 to 6 वाला जो प्रोसेस है वो क्या हुआ? एक्सपेंडर के बाद वो एयर निकल के चला गया हमारे एयरक्राफ्ट के पैसेंजर केबिन में, है ना, यहाँ हियर केबिन। तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है 5 to 6। तो इस प्रोसेस में क्या होगा? हवा केबिन के अंदर चली गई, तो ये हवा धीरे धीरे जो वहां केबिन के अंदर जो हीट है, जो गर्मी है, उसको एब्जॉर्ब करेगा, और गर्मी को हवा एब्जॉर्ब करेगा मतलब क्या होगा कि वहां केबिन की गर्मी हवा के पास आ गई, मतलब केबिन ठंडा हो रहा है। इट इज क्रिएटिंग कूलिंग इफेक्ट। तो चूंकि 5 से 6 एक कूलिंग प्रोसेस है, और कूलिंग प्रोसेस सेंसिबल कूलिंग हो रहा है। सेंसिबल कूलिंग मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे कूल किया जा रहा है एयर को, और कूलिंग करने के लिए हीट का एडिशन जरूरी है। तो हीट का एडिशन कहने का मतलब है हीट विच इज एडेड टू एयर, रेफ्रिजरेंट एयर। तो उस केबिन के अंदर जो लोग बैठे थे, या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो हीट निकल रही थी, या बाकी अदर सोर्सेज से जो हीट आ रहा था, उस हीट का एडिशन हम कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट। तो हीट एडिशन, तो 5 to 6, क्यू 5 to 6 रहेगा इक्वल्स टू हीट एडिशन इक्वल्स टू ये QREF। REF मतलब रेफ्रिजरेंट, हीट विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू रेफ्रिजरेंट एयर। तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट एज QREF। और फिर से वही चीज, कोई वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं है, कोई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन एंथैल्पी चेंज होगा। तो mCp T6 माइनस T5। तो इस तरह से सारे प्रोसेस के लिए हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाया और उसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसमें कोई भी मुश्किल वाली चीज नहीं है, ये बहुत ही आसान था। तो इतना करने के बाद नाउ वी आर इन कंडीशन कि हम इस पूरे सिस्टम की COP कैलकुलेट कर सकें। तो COP ऑफ दिस सिस्टम विल बी नाउ कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ T6 माइनस T5 टू T3 माइनस T2। अब आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि ये COP आया कैसे? क्या होता है COP? What is COP? COP is desired effect divided by work done.
डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क। अब डिजायर्ड इफेक्ट क्या है इस केस में, एयरक्राफ्ट के केस में डिजायर्ड इफेक्ट इज इट इज कूलिंग। हम कूलिंग डिजायर कर रहे हैं। और ये कूलिंग क्यों मिल रहा है हमें, वाई वी आर गेटिंग दिस कूलिंग, या हाउ वी आर गेटिंग दिस कूलिंग एक्शन, क्योंकि एयर जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। एयर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए हमें कूलिंग मिल रही है ना। और एयर कहां पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन से प्रोसेस में, एयर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ड्यूरिंग प्रोसेस 5 to 6। ड्यूरिंग प्रोसेस 5 to 6 एयर इज एब्जॉर्बिंग हीट, है ना। तो ये हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है प्रोसेस 5 से 6 में, जो कि पैसेंजर केबिन में हो रहा था। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे ये वाले प्रोसेस में 5 to 6, ये जो हमारा प्रोसेस है 5 से 6, यहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है 5 to 6 में। और ये 5 to 6 है कहाँ पे, लेआउट में मैंने बताया ये वाला प्रोसेस केबिन में। तो यहाँ कूलिंग हो रहा है। और ये कूलिंग क्यों हुआ, ये हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ। तो कितने हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ, क्यू रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेंट, या क्यू एडेड, या क्यू 5 to 6। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये रेफ्रिजरेशन हुआ क्यू 5 to 6 में, क्यू एडेड, क्यू आरईएफ जितना, और इसकी वैल्यू थी MCP T6 माइनस T5। तो इस तरह से ये जो 5 से 6 है, इसमें कितना रेफ्रिजरेशन एक्चुअल में हुआ या कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, तो हीट एब्जॉर्प्शन वाज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे, 5 to 6 के बराबर। और ये क्यू 5 to 6 था इक्वल्स टू MCP T6 माइनस T6 माइनस T5। ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट हो गया। तो ये डिजायर्ड इफेक्ट हो गया। अब वर्क डन कितना है, तो वर्क डन भी पिछली बार हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। वर्क डन कहाँ, कौन से वर्क को हम यहाँ कंसिडर करेंगे, दो जगह पे वर्क की वैल्यू आई है। एक तो आया है यहाँ W2 से 3 और दूसरा है W4 से 5। लेकिन इसमें से जो नेटवर्क हम लोगों ने सप्लाई किया वो कंप्रेसर में सप्लाई किया, ठीक है। तो W2 से 3 कंप्रेशन का वर्क MCP T3 माइनस T2, है ना। तो इसको हम यहाँ कंसिडर कर लेंगे MCP T3 माइनस T2। तो वर्क डन, इस केस में जो वर्क डन आएगा, ये वर्क डन जो होगा ये हो जाएगा MCP T3 माइनस T2। तो ये हो गया। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे जब हम, MCP T6 माइनस T5 और MCP T3 माइनस T2, इन दोनों को हम जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें COP मिल जाएगा। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मास कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम मास ऑफ एयर है वहां पे भी, एयरक्राफ्ट केबिन में भी और एक्सपेंडर में भी। और ये CP भी कैंसिल हो जाएगा। कॉलेज का प्लीज माइक बंद, आज लास्ट डेट है। प्लीज माइक बंद रखो। ऑनलाइन तो दिस बोथ वैल्यू विल गेट कैंसल्ड और T3 माइनस T2, T6 माइनस T5 हमें मिलेगा। तो ये रेशियो है। इन केस की अगर मान लो सपोज CP में चेंज मिलता है, CP में चेंज होता है, तो वी नीड टू कंसिडर द CP हियर एंड हियर ऑल्सो, है ना। तो आपको मान लो सपोज CP में चेंज होता है, तो यहाँ पे भी हम CP कंसिडर करेंगे और यहाँ पे भी CP कंसिडर करेंगे, लेकिन ये होगा नहीं जनरली। और बहुत टेम्परेचर में बहुत सिग्निफिकेंट वेरिएशन होता है तब ही CP बदलता है। सिमिलर इज केस विथ मास ऑल्सो। मास ऑफ एयर में अगर चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, अदरवाइज उसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको COP निकल आएगा। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आए कि हमने ये दूसरा वाला वर्क कंसिडर क्यों नहीं किया, ये वाला 4 से 5। तो ये दूसरा वर्क हमने कंसिडर इसलिए नहीं किया क्योंकि जो हम COP निकालते हैं उस पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट कंसिडर करते हैं। तो टोटल वर्क इनपुट जो था वो
ड्यूरिंग प्रोसेस 2 से 3 ही था। 2 से 3 वाले प्रोसेस में हमने वर्क इनपुट दिया था। 4 से 5 वाले प्रोसेस में वर्क इनपुट नहीं था बल्कि वो वर्क आउटपुट था, तो इसलिए हमने इसको कंसिडर नहीं किया। अब दूसरा आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि अगर वर्क आउटपुट भी था तो हमें नेट वर्क इनपुट कंसिडर करना चाहिए था, मतलब W इनपुट माइनस W आउटपुट करना चाहिए था, लेकिन हमने वो भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जो वर्क आउटपुट है जो कि हमें एक्सपेंडर में मिल रहा है, यहाँ पे जो हमें वर्क आउटपुट मिल रहा है वो वर्क आउटपुट कंप्रेसर के वर्क इनपुट को कम नहीं कर रहा है, बल्कि इस वर्क आउटपुट को हम यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना कि इस कंप्रेसर के वर्क इनपुट को कम कर रहे हैं। तो इसलिए हम टोटल वर्क इनपुट सिर्फ कंप्रेसर वाला ही कंसिडर करेंगे, और इस तरह से द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क विल बी कैलकुलेटेड और derived. So you should remember this formula for COP of, this is the COP of simple air refrigeration cycle. इतना क्लियर है सबको? क्या इतना क्लियर है? यस सर। हाँ चलो, इतना क्लियर है तो आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एक दूसरे क्लास में भी जाना है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, या कोई क्वेरी हो आपकी तो अलग से, ठीक है? ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये डेरिवेशन आपको बन जाएगा। और दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, और इन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको न्यूमेरिकल जो आएंगे वो ऐसे ही बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे। आपको ये सारे टेम्परेचर्स दिए हो सकते हैं एग्जाम में, है ना। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करोगे तो आपको T1, T2, T3, T4, T5, T6 सारे टेम्परेचर गिवन होंगे क्वेश्चन में, और आपसे सिंपल पूछ लिया जाएगा कि कैलकुलेट द वर्क इनपुट फॉर द कंप्रेसर या फॉर द सिस्टम। तो आपको उस समय वर्क इनपुट निकालने के लिए MCP T3 - T2 याद होना चाहिए। So this formula is very important as far as your university exam as well as your competitive exams are concerned. So I hope कि इतना आपको समझ में आया होगा, और if any query you can ask me. So that's all for today. Next we will continue our lecture. I will tell you when to continue. Thank you.